Dear students, we were talking about hearing amplification system. We were talking about hearing impairment in general, and in the last class we discussed about the assistive technologies that are available to students with hearing impairment, etc. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, we need to understand that children with hearing impairment have got some extra needs which need to be considered while at the time of planning of education, planning of classroom, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें. So in order to understand the educational needs of such students, we will be talking about such elements which are of considerable importance. And knowing these all elements will certainly add up to the success ratio of the teachers that they put in. So let's begin with it. So this is a typical audiogram which I discussed with you earlier. So on the horizontal side, you can see these are certain frequencies, और ये frequencies जो हैं वो octaves की सूरत में आपको नजर आती हैं. याद है ना, octaves एक दूसरे को देखो डबल होती जा रही है, 125, 250, 500,000, etc. And on this side, these are the decibels, the volume. So this is the lower volume, and as we move down, 120 is a higher volume. और उसके अलावा कुछ environmental sounds हैं, कुछ इन्वायरमेंटल साउंड्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं. यहाँ पर देखें, टैप की आवाज़ है, बर्ड्स की आवाज़ है, ये कुछ आपके स्पीच साउंड्स हैं, कन्वर्सेशन है, बेबी क्राइंग, डॉग बार्किंग एट 60 डेसिबल. 60 डेसिबल इसकी हो गया लाउडनेस लेवल, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 250. आप ज़रा ये देखें कि 250 फ्रिक्वेंसी वाइज तो कम था, लेकिन डेसिबल वाइज जो है ये हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए दिस विल बी अ लाउड साउंड क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है. और जो चीज़ों की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, लुक एट दैट, दिस बर्ड, इसकी फ्रिक्वेंसी 400 और 8000 के दरमियान है, लेकिन कितना लोअर लेवल पे आपको डेसिबल लेवल जो है वो उसके कम नज़र आ रहे हैं. सो मूविंग अहेड बेटे, अब हमने ये देखना है कि ये साउंड सुनने में कैसी लगती है. आई होप यू कैन लिसन टू द साउंड जब मैं इनको प्ले करूँगा. अभी जब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ साउंड्स नज़र आएंगी. दीज आर द प्योर टोन्स जिनके बारे में एक ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो अपना असेसमेंट करता है और देखता है इंडिविजुअल टोन सुना के कि क्या वो इंडिविजुअल उस फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता. सो सुनिएगा. मैं इसको रीप्ले करता हूँ आपके लिए सो दैट यू कैन अप्रिशिएट दिस. ज़रा गौर से सुनिए. आपने देखा कि 125 वाली आवाज़ कुछ और थी और 8000 वाली कुछ और थी. और बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये रियलाइज़ किया कि उनकी आवाज़ों में कितना फ़र्क है, ये टोन्स कितनी मुख्तलिफ हैं. ये आप देख रहे हैं कि दीज आर 125, 250, ये लोअर एंड की तरफ है, इनको लो पिच साउंड्स कहा जाता है और इनको हाई पिच साउंड कहा जाता है. मैं एक दफ़ा और प्ले करता हूँ आपके लिए सो दैट यू कैन अप्रिशिएट दिस अगेन. गौर से सुनिएगा. These are the pure tones. अब आप ज़रा गौर कीजिए कि 125 वाली आवाज़ सबसे ज़्यादा थी और उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा थी, लेकिन ऑन द अदर साइड 8000 वाली फ्रिक्वेंसी जो थी वो शॉर्ट लिव्ड थी और उसकी इट वाज अ हायर फ्रिक्वेंसी और उसकी पिच भी हायर थी. तो ये पिच से क्या, पिच, व्हाट इज़ पिच देन? सो पिच इज़ अ परसेप्शन. जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी उतनी हायर पिच होगी, जितनी लो साउंड होगी, जितनी फ्रिक्वेंसी में लो साउंड होगी उसकी पिच उतनी ज़्यादा हायर होगी. जैसे कि हम कहते हैं कि वुमेन हैव गॉट हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, और हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से उनकी पिच जो है वो ज़्यादा नज़र आती है, जबकि लो पिच साउंड ऐसी साउंड है जैसे मर्दों की आवाज़ जो है वो लो पिच साउंड कहलाएगी और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लो है. आपको ये देखा आपने. अब ज़रा आगे देखते हैं, सुनिए. यू सी, आवाज़ कैसे सॉफ्टनेस से लाउडनेस की तरफ चलेगी. मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके. 0 डेसिबल वाली आवाज़ सुनिएगा और जब वो नीचे की तरफ जाती है. तो आपने देखा जब 120 पे पहुंचे तो आई फेल्ट, मुझे कोई बहुत अच्छी आवाज़ महसूस नहीं हुई. इट वॉज लाउडर. और 0 डेसिबल्स वाली उसको हमने सॉफ्ट कहा.
तो ऑडियोग्राम के ऊपर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो सॉफ्टनेस से लाउडनेस की तरफ आते हैं, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लो पिच से हाई पिच की तरफ जाते हैं। ये मैंने आपको ऑडियोग्राम से बताया। सुनिए आपने आवाज़ 250। एरोप्लेन 4000 हर्ट्ज और 120 डेसिबल्स लाउड। अगेन ये अब आपको कुछ एनवायरमेंटल साउंड सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और आप इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको बहुत सारी स्पीच साउंड्स नज़र आती हैं। एक आम सा सवाल है, और वो एक आम सा सवाल जो अमूमन पूछा जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी स्पीच साउंड की एग्जांपल दीजिए। तो आप ये देखें, फ थ स, फ थ स, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो कि हमें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वोवल साउंड जो है ओ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 600 है और ये 50 डेसिबल्स लाउड है। एक और सवाल जो पूछा जाता है अमूमन कि स्पीच की रेंज क्या है, तो इसी ऑडियोग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये सारी स्पीच साउंड जो है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही हैं तकरीबन। सो दैट इज़ वाई 40 to 60 डेसिबल्स जो है वो रफली एक कहा जाता है कि 40 to 60 डेसिबल्स तक ये सारी की सारी स्पीच साउंड जो है वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑडियोग्राम इन इट्स ट्रू स्पिरिट वी नीड टू नो, हमें ये बात जाननी है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी कितने डेसिबल्स की है, कितने डेसिबल्स पे उसको बोला जा रहा है इन एन ऑर्डनरी सिचुएशन। बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंटल साउंड है उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। इसी बात पे तो आप ये डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ को गौर कीजिए, हमने पढ़े थे लेवल्स, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड एंड डेफ। अब वो जो माइल्ड और मॉडरेट थे उनके अगर आपको थ्रेश होल्ड्स पता है कि वो कहाँ से कहाँ सुन सकता है, तो इसी ऑडियोग्राम को अपने सामने रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इन्वायरमेंटल साउंड सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, एक बच्चा जो है उसको 60 डेसिबल हेयरिंग लॉस है, और मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि एक बच्चे को 60 डेसिबल हेयरिंग लॉस है, आप मुझे बताइए कि वो कौन कौन सी इन्वायरमेंटल साउंड सुन सकेगा बगैर एम्पलीफिकेशन के। तो आप मुझे बताएंगे कि सर मे बी ही एबल टू लिसन टू द डॉग और अ बेबी क्राइंग और टेलीफोन रिंगिंग और मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें तो वो सुन लेगा, लेकिन ये 60 डीबी के ऊपर वाली जो 50 40 30 वाली जो रेंजेस हैं ये वो उसको मिस आउट कर जाएगा। तो हमें एक अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाएगी कि हमारा बच्चा जो है वो कौन कौन सी साउंड्स बगैर एम्पलीफिकेशन के सुन सकता है। और कल जब हम हेयरिंग एड्स की बात कर रहे थे, तो चाहे वो बॉडी वॉर्न हो, चाहे इन द ईयर हो, या चाहे बीटी बिहाइंड द ईयर हो, कोई भी हेयरिंग एड हो, जब वो बच्चे को हेयरिंग एड लगा दिया जाता है तो उससे उसके जो डेसिबल थ्रेश होल्ड्स हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं। डेसिबल थ्रेश होल्ड्स के इस तरीके से इम्प्रूव करने का फ़ायदा क्या होता है कि अब वो आवाज़ें भी सुनना शुरू कर देता है जो वो पहले नहीं सुन पाता था। इस फिनोमेना को गेन कहा जाता है, GAIN, गेन। और वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये आप इसको ज़रूर डिटेल में एक दफ़ा इस डायग्राम को, इस ऑडियोग्राम को देखिए प्लीज़। Okay, now these are the speech sounds, and as a speech therapist you must know कि एक बच्चा जो है वो हेयरिंग लॉस के साथ है, उसकी ज़्यादा कौन सी आवाज़ें ख़राब होंगी। तो अगर एक बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, सबसे ज़्यादा जो उसकी मुतासिर आवाज़ें ये वाली हैं, उसकी सबसे मुतासिर आवाज़ें ये वाली हैं, फिर उसकी आवाज़ें ये वाली मुतासिर हैं। इनमें से वो कुछ ना कुछ जो है वो बोलता होगा। अब आपने अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे देखें तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा वोकलाइजेशन करते हैं। वोकलाइजेशन क्या होती है? ओ, ई, ये सारी की सारी, ऊ, ये सारी की सारी वोकलाइजेशन है। सो वोकलाइजेशन वो इसलिए कर रहे होते हैं कि बहरहाल उनके पास कुछ ना कुछ हेयरिंग जो है वो बाकी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। लेकिन ये जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स थी, परहैप्स दिस वर टू डिफिकल्ट फॉर दैट चाइल्ड। तो ये डिपेंड करेगा ऑन द इंडिविजुअल हेयरिंग लॉस, और उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे कि वो बच्चा क्या कुछ सुन सकता है, या हम उसको जब हेयरिंग एड लगाएंगे तो हेयरिंग एड की हेल्प के साथ वो क्या कुछ सुन पाएगा। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड नॉर्मल हेयरिंग। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑडियोग्राम के ऊपर एक रेंज ली जाती है। वैसे तो हम स्टार्ट करते हैं 0 to 20 डेसिबल्स, 0 से स्टार्ट करते हैं और 120 तक हम इसको मार्क करते हैं, और 0 को हम एक्सटेंडेड लिया करते हैं। तो याद रखिए कि 0 से लेकर 20 तक अगर किसी की हेयरिंग एबिलिटीज़ फॉल करती हैं तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ नॉर्मल हेयरिंग। 0 से 20 हेयरिंग लॉस, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पीच साउंड नहीं है और हम स्पीच साउंड के ही कंसर्न है बीइंग स्पीच थेरेपिस्ट। तो 20 डेसिबल अगर किसी का हेयरिंग लॉस है तो इट शुड नॉट अफेक्ट हिज स्पीच एक्चुअली, और वो हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल साउंड जो
बहुत हल्की इन्वायरमेंटल साउंड है उनको मिस करे, लेकिन स्पीच उसके लिए जो है ना वो अब्जॉर्ब करना या सुनना उसके लिए कन्वीनियंट है। अच्छा, अब अगेन ये देखिए, these were high frequency sounds. Now these are, we are moving to mid frequency sounds. So all in all, I mean to say, we need to understand what are different thresholds and what are different sounds as far as frequency and amplitude is concerned. तो ये एक बड़ा हेल्पिंग सा एक हमारे पास चार्ट मौजूद है, इसको कोशिश कीजिए और इसको समझने से you'll be certainly able to make certain important decisions about the child. अब causes of hearing impairment हम पहले कई दफ़ा जिक्र कर चुके, just touch it upon. We talked about conductive hearing loss, we talked about sensorineural hearing loss as far as the types were concerned. और causes आपको अगर याद हो तो हमने बहुत सारे congenitals का जिक्र किया था, acquired causes का जिक्र किया था. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरा एजेंडा जो है वो आज कंपैरेटिवली आपके साथ बात करने का डिफरेंट है. मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज कंडीशंस. इन कंडीशंस का इम्पैक्ट क्या होता है. लेट अस सपोज एक बच्चे को माइल्ड हियरिंग लॉस है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, तो वो कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगी. अब स्पीच और लैंग्वेज एक ऐसा सोशल फिनोमेना है जो कि बेसिकली अपने आप को मोर इफेक्टिव अंदाज में सोशलाइजेशन करने के काबिल हमें बनाता है और हमारी इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करता है. तो अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर मैं इन्हीं तमाम चीज़ों का यानी सोशल और इमोशनल इम्प्लीकेशंस का जिक्र करूं, तो हमारे ये वाले जो डेफ्स आती हैं या हेयरिंग इम्पेयर्ड्स आती हैं, डेफनेस होगी तो फिर तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर उसको मॉडरेट या माइल्ड या सवियर किस्म का हेयरिंग लॉस है तो उसके अंदर हेजिटेंसी पाई जाएगी, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग की कमी पाई जाएगी, और बाज़ औक़ात उसको अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद वो सवाल नहीं करता. ये हेजिटेशन है. नाउ दिस इज़ अ सोशल इम्पैक्ट. बिल्कुल इसी तरीके से दूसरों को देखता है तो फिर उसको कोई बात समझ आती है. बिल्कुल इसी तरीके से सोशल सिचुएशन में उसको समझ नहीं आती कि व्हाट्स हैपनिंग. जैसे क्लास के अंदर किसी ने जोक क्रैक किया तो हो सकता है कि हमारा बच्चा जो उस जोक को एंजॉय ना कर सके और उस सिचुएशन में वो अपने आप को एक मिसफिट के तौर पर सिचुएशन में अपने आप को देखे, और इनको समझ ये नहीं आती कि व्हाई somebody is being disciplined at times, since they are not aware of the situation. हो सकता है कि इनके कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि इनको समझ ना आ पाए इमीडिएटली. बिल्कुल इसी तरीके से कर्टसीज हैं, ग्रेसेस हैं, ये सारी चीज़ें बीइंग सोशल फिनोमेना, ये सारे के सारे सोशल एस्पेक्ट्स है ना. कर्टसी कॉल करना, किसी को ग्रेशियसली वेलकम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सोशल स्ट्रेंथ है. तो हमारा ये बच्चा चूँकि सोशली डिप्राइव्ड था और सोशल डिप्राइवल की एक वजह उसकी लैंग्वेज की कमी थी, लिहाजा अगेन वो इन चीज़ों के ऊपर उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता, अप्रिशिएट नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता, जिससे उसकी प्रैग्मेटिक एबिलिटीज़ पे जो है वो फ़र्क पड़ता है. अमूमन इन बच्चों में ये टेंडेंसी भी पाई जा सकती है कि वो इसको हाइड आउट करते हैं और दे माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ के ओके आई एम अंडरस्टैंडिंग बट एक्चुअली दे आर नॉट, और रिजेंट्स वियरिंग हिज और हर हेयरिंग एड. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था. हेयरिंग एड चूंकि एक फॉरेन बॉडी है और डेफिनेटली हर एक ने नहीं लगाई हुई, तो ये जो बच्चा जब इसको हेयरिंग एड लगाया जाता है तो ये अपने आप को एलियन महसूस करता है कि वाई शुड आई वियर इट. रिजेंटमेंट होती है, और इस रिजेंटमेंट की एक वजह तो कॉस्मेटिक रीज़न हो गए, एक और रीज़न भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं उस हेयरिंग एड से पैदा होने वाली जो एम्प्लीफिकेशन है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा या उसको समझ नहीं कर पा रहा, और उसके अंदर उसके लिए वो एक इट्स अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. तो अगर डिस्ट्रैक्शन की सूरत में वो चीज़ उसको बॉदर करती है तो वो फिर उसको रिजेंट करेगा, विदड्रॉन रहेगा. ज़ाहिर है जो सोशल नहीं है तो विदड्रॉन होगा. और एज ओवरली एग्रेसिव, दीज चिल्ड्रन टेंड टू गेट एग्रेसिव. देखें, मैं या आप बीइंग सोशल पार्ट ऑफ दिस कल्चर, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रीजंस देते हैं, लॉजिक्स देते हैं. एक बंदा दूसरे बंदे को कायल कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, उसको उसको टीच कर सकता है, उससे पूछ सकता है, तो हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती. लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर एग्रेशन आती चली जाएगी, चाहे वो आपकी सोशल सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी एजुकेशनल सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी डेली लिविंग सिचुएशन हो. एग्रेसिवनेस तभी आएगी. बहुत सारे बच्चे जो कि हाइपर एक्टिव अमूमन हमने देखे,
अब सिंस उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती, दे टेंड टू बी मोर एग्रेसिव, और एग्रेसिवनेस की एक वजह जो है वो बड़ी सिंपल है, दैट इज दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट एंड पास ऑन व्हाट दे कैन नॉट पास ऑन द इंफॉर्मेशन दैट दे वांट टू शेयर। यही चीज़ अगर आप गौर करें, हमने एग्जैक्टली इसी तरह की मिलती हुई सिचुएशन एक हमने उसमें की थी ब्रोकाज अफेजिया में। अब ब्रोकाज अफेजिया में क्या होता था कि बंदे को पता तो था कि मैं बात जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको करेक्ट नहीं कर पाता, और जब वो उसको करेक्ट नहीं कर पाता, नतीजे में उसको एग्रेशन और डिप्रेशन उसके अंदर जो है वो हावी होना शुरू हो जाता है। हैज़ फियर और यंगर फ्रेंड्स, डेफ बच्चों के अंदर ये भी टेंडेंसी पाई जाती है कि उनके दोस्त शायद कम होंगे या छोटे होंगे। अब ये छोटे होने से क्या मुराद है, जब एज में छोटा बच्चा जो है उसको फ्रेंडशिप की जाती है तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और वो ये कि छोटे बच्चे की लैंग्वेज भी छोटी होती है, उसके पास जो वोकैबलरी है वो बड़ी कॉमन सी वोकैबलरी है। तो छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करना इन बच्चों की टेंडेंसी ये ज़ाहिर करती है कि परहैप्स दे एन्जॉय द लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं है छोटे बच्चों के अंदर, और ये उसकी बात को समझ सकते हैं। दैट्स द व्हाई दे टेंड टू बी फ्रेंड्स विद द यंग वंस। और फैमिली के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, पीयर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिससे कि ये बच्चा सोशली और इमोशनली अपने आप को कन्फ्रंट महसूस करे। तो आप इन तमाम सिचुएशंस को जहन में रखें बेटे, और आप ये देखें कि लैंग्वेज हो या कम्युनिकेशन हो, ये आपको सोशली और इमोशनली स्ट्रेंथन करती हैं, और जब ये लैंग्वेज ही डेंट हो गई, लैंग्वेज ही ख़राब होगी हेयरिंग लॉस की वजह से, तो सोशल और इमोशनल इम्प्लीकेशंस तो आएंगी। तो हमें ये याद रखना है कि वाइल वी आर एंगेजिंग विद चिल्ड्रन हैविंग हेयरिंग लॉस, तो ये बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में ये होनी चाहिए कि लैंग्वेज डेफिशिएंसी की वजह से क्या इसको कुछ सोशल एस्पेक्ट्स ख़राब हैं, कोई इसके इमोशनल बैरियर्स हैं जो कि इसके लिए एक हर्डल का बायस बन रहे हैं। अच्छा, अब क्या करें, व्हाट शुड वी डू देन? सो व्हाट आर द सजेशन फॉर क्लासरूम? क्लासरूम के अंदर हमें क्या करना चाहिए, और सेशन के दौरान वगैरह कोई मुख्तलिफ सिचुएशन में हाउ टू एड्रेस टू दीज सोशल इशूज़, हाउ टू ओवरकम दीज इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर यू शुड स्टैंड। तो याद रख लीजिए कि अ टीचर शुड ऑलवेज बी स्टैंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट सोर्स जो है वो आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही हो, आपके फेस पे रोशनी पड़ रही हो, यानी कि यू शुड बी फेसिंग विंडोज देन। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जिनके पीछे विंडो है और स्टूडेंट्स ने मुंह किया हुआ अपने टीचर्स के सामने, तो टीचर के मुंह के ऊपर विंडो से आती हुई जब लाइट पड़ेगी तो द चिल्ड्रन विल बी सर्टेनली एबल टू लिप रीड द टीचर। और बिल्कुल इसी तरीके से लाइकवाइज आप लाइट को इन्हेंस कर सकते हैं, लाइट सोर्स को इस तरीके से जिसको कि स्पॉट लाइट बोला जाता है, उस सूरत में भी आप इसको बेनिफिट कर सकते हैं। सो पहली चीज़ जिसका ख्याल रखना है कि डू नॉट स्पीक वाइल इट्स इन डार्क। तो उमूमन बच्चे जो हैं वो जो सुन नहीं पाते वो फिर लिप रीडिंग के ज़रिए आपकी बात को समझते हैं, दे आर वेरी गुड लिप रीडर्स। और ये उनकी टेंडेंसी होती है कि सिंस दे कैन नॉट लिसन थ्रू देयर ईयर्स, दे वांट टू लिसन थ्रू देयर आईज। एंड हाउ डू दे लिसन थ्रू देयर आईज? बाय डूइंग लिप रीडिंग। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कीप जनरल नॉइस लेवल्स डाउन। क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है, और वो शोर किस सूरत में हो सकता है कि जी कुर्सियाँ घसीटी जा रही हैं, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंड ऑन टॉप अगर बच्चे ने हेयरिंग एड भी लगाया हुआ है तो हेयरिंग एड ने तो ये सारी चीज़ें एम्पलीफाई कर देनी थी। तो वो दरवाजे की आवाज़ जो हमें बॉदर करती है तो इसको तो ज़्यादा बॉदर करेगी, बिकॉज इसने तो हेयरिंग एड भी लगाया हुआ है। लाइकवाइज जो कुर्सी को घसीटने से शोर पैदा होता है, या जो चॉक लिखते वक्त जो स्क्वीक्स होते हैं, ये सारी की सारी इन्वायरमेंटल साउंड्स है जो कि एक हेयरिंग एड की वर्किंग एबिलिटी को डेंट करती हैं। लिहाजा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस कदर साइलेंस मौजूद होगा उतना अच्छा आपकी हेयरिंग एड जो है वो काम करेगी। If you remember, we talked about devices yesterday, और devices के बारे में जो assistive devices थी उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो कभी तो हमारे ऑडिटरी स्टिमुलस को विजुअल स्टिमुलस में कन्वर्ट करती थी, कभी उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती थी, कभी वो पिक्टोरियल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती थी। लिहाजा ये सारे के सारे जो ऑडिटरी और विजुअल एड्स हैं ये सारे के सारे इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल वॉचिंग ऑन अ मूवी, आप मूवी देख रहे हैं और अगर उसके नीचे अगर वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो इट इज़ इक्वली गुड फॉर द चाइल्ड हु हैज़ गॉट अ हियरिंग लॉस। तो एट टाइम्स ये जो
ये जो ऑप्शंस हैं ये बड़ी अच्छी रहती हैं अगर क्लास के दौरान इस किस्म से लेक्चर लिया जाए, या कैप्शनिंग की ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद हो जाए टीवी में, वीडियोस में, ताकि वो हमारा ये डेफ साथी जो है वो उसको देख सके और वो एंड ही फील पार्टिसिपेटेड, और वो उसी सोशल एक्टिविटी को एंजॉय करे जिसको कि बाकी बच्चे कर रहे हैं। फेस टू फेस विजिबिलिटी का हमने जिक्र किया, और उसके अलावा टीचर्स की जो स्पीच मूवमेंट्स हैं व्हेन दे स्पीक, द टीचर शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मम्बल करूँगा, बहुत तेज़ बोलूँगा, तो हो सकता है कि मेरा बच्चा जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट ना कर सके। सो इन ऑर्डर टू बी हर्ड एंड इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड, अ टीचर मस्ट मेक श्योर दैट हिज स्पीच मूवमेंट्स आर नॉट टू फास्ट एंड नीदर टू स्लो, बल्कि एक दरमियानी सी रेंज में रखें जहाँ पर कि एक बच्चा जो है वो नॉर्मल अंदाज में उस चीज़ को, एग्जेजरेट नहीं करना आपने, और एग्जेजरेशन यानी कि अल्फाज को लंबा नहीं करना, ट्राई टू स्पीक अ बिट स्लोअर, ताकि बच्चा आपके लिप रीड करने के काबिल हो सके। इनकरेज करें उस चीज़ को, और मेक श्योर कर लें कि बच्चे का आई कांटेक्ट ले लें व्हेन यू आर टॉकिंग टू द चाइल्ड। सो उससे ये होता है कि आई कांटेक्ट से लिप रीडिंग भी उसकी हो जाएगी, और जो भी उसकी रेजिडुअल हेयरिंग है उसके पास, वो उसको बेनिफिट कर सकेगा। यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब बच्चे ने देखकर ही सुनना है यानी कि लिप रीडिंग करनी है टीचर की, तो अब वो नोट्स कब लेगा? जैसे ही उसने नज़र झुकाई तो उसके जो टीचर के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो गया, उसको समझ नहीं आएगी कि टीचर क्या कह रही है। सो इट इज़ वाइटल कि टीचर्स जो है वो ऐसे बच्चों के लिए नोट्स प्रोवाइड करें, ताकि क्लास डिस्कशन के दौरान, क्लास इंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चा कॉन्टीन्यूसली टीचर को देखता रहे और उसको लिप रीड करे, लेकिन एट अ लेटर स्टेज टीचर्स कैन एक्चुअली उसको प्रोवाइड द नोट्स कि हमने आज ये पढ़ा था। और ये एक और भी तरीका हो सकता है कि आप उसको प्रीएम्प्ट तरीके से पहले से ही उसको नोट्स दे के रखें, और वो बच्चा पहले उन नोट्स को देख के आए घर से, और आप उसके साथ उसको डिस्कस करें। इसके अलावा यूज़ एन एफएम और साउंड फील्ड सिस्टम व्हेनेवर पॉसिबल, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने कल एक का तो जिक्र कर लिया था, एफएम का, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम था। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अ टीचर इज अ सेंडर एंड द स्टूडेंट इज अ रिसीवर। ये 1 to 1 भी हो सकता है, यानी टीचर के पास जो एफएम डिवाइस उसने पहनी हुई है, ये सेंडर्स वाली डिवाइस है, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी सेंड की जाती है, और क्लास में एक बच्चे ने या 10 बच्चों ने भी एफएम सिस्टम पहना हुआ है जिनकी फ्रीक्वेंसी टीचर के साथ मैच करती है, तो वो 10 के 10 बच्चे टीचर की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे होंगे अगर वो दोनों मैच्ड हैं। यानी टीचर की फ्रीक्वेंसी 6 है और बच्चों ने जो मॉडल पहना वो भी 6 फ्रीक्वेंसी को इंगेज कर सकता है, तो यस, वो सभी लोग इस चीज़ को, आवाज़ को सुनेंगे। सो दिस वाज एन एफएम डिवाइस। एफएम डिवाइस फासले का तयन जो है वो ख़त्म कर देता है। देखो ना, हेयरिंग एड था, हेयरिंग एड का माइक्रोफोन जैसे जैसे साउंड से दूर हो जाएगा तो हेयरिंग एड की वर्किंग एबिलिटी कम होती चली जाएगी। जैसे कि आप साउंड सोर्स से दूर होते हैं तो आवाज़ की जो इंटेंसिटी और आवाज़ का जो लाउडनेस है वो कम होती चली जाती है, लेकिन एफएम सिस्टम इस फासले को कम कर देता है। एफएम सिस्टम फासले का जो फ़र्क है उसको ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दीवार के उस तरफ भी हैं और आप मेरे सामने नहीं हैं, आप दीवार के उस तरफ हैं, तब भी आप मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है। डिफरेंस जो है, द इम्पैक्ट ऑफ डिस्टेंस इज एक्चुअली एलिमिनेटेड थ्रू एफएम सिस्टम। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और प्लेग्राउंड के अंदर बैठे हुए आप दूर दूर बैठ के भी बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं विद दिस टेक्नोलॉजी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको कहते हैं साउंड फील्ड सिस्टम। बाज़ औक़ात क्लासरूम के अंदर एक लूप इंडक्शन सिस्टम के तहत भी बच्चों को सिखाया जाता है। होता है इस तरीके से कि क्लासरूम के जो वॉल्स हैं, जो क्लासरूम के जो कॉर्नर्स हैं, उन तमाम कॉर्नर्स में एक लूप की तरह एक तार जो है वो बिछा दी जाती है, एंड दैट तार या दैट लूप, दैट इट एक्चुअली इज यूटिलाइज कि उसके अंदर से हेयरिंग एड जो है वहाँ से साउंड को गैदर कर सकता है, कैच कर सकता है। यानी कि बच्चा अगर दूर भी हो तो, लेकिन अगर वो तार के पास बैठा हुआ है तो वो उसने हेयरिंग एड को उसकी मदद से बेनिफिट कर सकेगा। सो बिल्कुल इस तरीके से एक और टेक्नोलॉजी का, जो कि अब ऑब्सोलीट होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजीज नई आती चली जा रही हैं, तो उसमें एक थी जैसे इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड में होता ये था कि रेड लाइट है, इंफ्रारेड है, ये दूर तक ट्रैवल कर सकती है। तो अगर हम दूर बैठ के भी अपने बच्चे से इंगेज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर बीच में कोई आ जाए या दीवार आ जाए तो लाइट सोर्स जो थी वो रिसीवर तक नहीं पहुंच सकती, लिहाजा
और ये इसका एक सेट बैक था कि जगह अगर तो बीच में कोई हर्डल नहीं है फिर तो ये इंफ्रारेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में कोई रुकावट आ गई है तो उस सूरत हाल में हमारा इंफ्रारेड जो था वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। दीज आर सर्टेन सजेशन जो कि हम क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ एंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा, keywords, expression, phrases, new vocabulary assignment should be written on the chalkboard as well as being explained orally. याद रखिए, keywords को, expression को और phrases को आपने दोनों तरीकों से, यानी कि auditory stimulus के ज़रिए भी और visual stimulus के ज़रिए भी अपने बच्चों को सिखाना है। एक और चीज़ का ज़हन में रखिएगा, ये नहीं हो सकता कि when you are talking to children you are facing the board और बच्चे जो हैं वो उनका मुंह जो है वो आपकी बैक की तरफ है, तो ये नहीं हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी पोजीशनिंग जो है वो बहुत वाइटल है व्हेन यू आर एंगेजिंग विद दीज चिल्ड्रन। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर ओरल रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि एट टाइम्स यू नीड टू एंगेज चिल्ड्रन एंड इंश्योर कि वो किस तरीके से अपने आप को अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। एक और जो नेचुरल सी चीज़ है वो मैंने आपको पहले भी बताई है, यू डोंट नीड टू टॉक लाउड वाइल द हियरिंग एड इज ऑन। हियरिंग एड का मकसद ही यही था, वो एम्पलीफाई कर रही थी। सो यू बेटर बी टॉकिंग इन द नेचुरल वे दैट यू यूजुअली डू। सो आपको लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल बोलें, अदरवाइज आपकी स्पीच जो है वो डिस्टॉर्ट होती चली जाएगी। लिप मूवमेंट को एग्जिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुंह को बहुत बना बना के बोलने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू साउंड नॉर्मल और आपकी लिप मूवमेंट, ताकि वो किसी और के भी तो लिप्स को आपसे जब मूव करता देखेगा तो उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो रिलेट कर पाएगा और वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा। जेस्चर्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे ये बच्चे जो हैं न सिर्फ ये कि साउंड स्टिमुलस को गेन करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि दे आर वेरी गुड एट लिप रीडिंग एंड रीडिंग जेस्चर्स। सो अच्छा टीचर वही होगा जो अपने एक्सप्रेशंस का, अपने साइंस का, इन तमाम चीज़ों का एक प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो कर पाएगा। एक और चीज़ जिसका हमने जहन में रखना है वो ये है कि हमारा बच्चा लॉन्ग सेंटेंसेस को अप्रिशिएट नहीं करेगा। ट्राई टू स्पीक इन स्मॉलर फ्रेजेस, और अगर रिपीट करना ही मकसद हो तो अपनी फ्रेज को ज़रूर चेंज करें, रीफ्रेज करें, यानी कि उसी फ्रेज को मत दोहराएं बल्कि उस फ्रेज के अलावा ऐड न्यू वर्ड्स टू इट, ताकि जो है वो आपका बच्चा जो है वो ओरिजिनल सेंटेंस को समझ सके और उसको अप्रिशिएट कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से आई वुड से कि I would say just hold on please. Okay, so in this slide we are talking about we are talking about certain elements जो कि आपको अपने जहन में रखने हैं, अदरवाइज आपकी जो एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज होती चली जाएगी और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी भाई। फॉर एग्जांपल, स्पीच रीडिंग इज फटीगिंग. Students with hearing loss may have difficulty holding their attention for long periods. How long can you stare at somebody? कितनी मुश्किल बात है। और ये बच्चा जब आपको आई कांटेक्ट दे रहा है तो थोड़ी देर बाद ये थकना शुरू हो जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ गेज एट वन पॉइंट। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। लिहाजा आपकी जो फ्रेजेस हैं वो छोटी छोटी हों, जस्ट इन केस के यू एक्चुअली encourage the child to keep intact with you. बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो लगता तो यही है कि सारी बातें जो है हमारी अटेंटिवली सुन रहे हैं, लेकिन वो दे आर नॉट देयर। उनका विजुअल कॉन्टैक्ट तो आपके साथ होता है लेकिन अटेंशन उनकी जो है वो किसी और जगह पे होती है। सो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चों को एंगेज करिए। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ज़हन में रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप उनसे एंगेज करेंगे उतना अच्छा उनकी लर्निंग होगी। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। टीचिंग हैज़ नेवर बीन अ वन वे प्रोसेस। तो लेकिन हमारे ये वाले जो साथी हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें बार बार इन्वॉल्व करें एंड मेक देम से एंड अंडरस्टैंड कि क्या वो हमारी बात को किस कदर समझ रहे हैं। इट इज़ बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर पर्सन टू बी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डेफ एंड हार्ड। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जहन में रखनी है कि इन बच्चों के साथ आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहें। क्लोज प्रॉक्सिमिटी से मुराद ये है कि फासले को अपने कम रखें। सो दैट इज़ द केस कि उसमें अच्छा ये हो जाएगा कि हमारा बच्चा जो है he'll be able to look at you and he'll able to get
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साउंड जो कि जिसको बेनिफिट कर सकेगा। हाँ, ये भी याद रखें बच्चों को उनका नाम लेकर कॉल करें, इट मैटर्स अ लॉट। जब बच्चे को आप इंगेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल हिम बाय नेम। उससे न सिर्फ ये कि उसके नाम के लिए उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग हो रही है, बल्कि वो ज़्यादा कॉन्शियस भी होगा और मोटिवेटेड भी ज़्यादा होगा, एंड ही विल सर्टेनली मेक द ऑडिटरी इम्प्रेशन अंडरस्टूड जो कि उसको रिलेट करता है। हमारे जो हेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि जब वो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ बात करते हैं तो उसके नतीजे में वो अपने जुमलों को मुख्तसर करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड, try to speak in the most in the most appropriate way by talking it normally। अपने अल्फाज को नॉर्मल रखें, नॉर्मल ड्यूरेशंस के साथ बात करें। हाँ, ओवर एम्फसाइज ना करें और अपने जुमलों को बहुत ज़्यादा लंबा ना कर दें जो उसके लिए इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाए। तो स्टूडेंट विद हेयरिंग लॉस नीड टू लर्न एनी इन एक्सप्रेशन और वर्ड्स यूज्ड बाय हेयरिंग। स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस का अगेन यहाँ पर मैं आपसे रिफ्रेज दोबारा से कर रहा हूँ कि एक्सप्रेशन इज़ वन एलिमेंट जिससे कि हम अपनी इस जो हेयरिंग इंटेलिजिबिलिटी हमारे बच्चों की है उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। These were certain ideas that you can conduct in your classroom, लेकिन याद रखिएगा a teacher has certainly the ability to readjust to the need of the child। आपने इस जहन में रखना है कि बच्चों को क्लास में प्लेस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे ये जो डेफ इंडिविजुअल्स हैं हमारे क्लास के अंदर, अगर डेफ और सारी बच्चों की क्लास जो डेफ स्टूडेंट्स की है तो उसमें आपने ये देखना है कि उनको आपने किस फॉर्म में बैठाना है। तो अमूमन क्रेसेंट फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है, बिकॉज क्रेसेंट फॉर्मेशन या इन्वर्टेड यू की शेप में जब बच्चों को क्लास में बिठाया जाएगा तो उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि वो टीचर को देख सकते हैं बल्कि वो आपस में एक दूसरे को भी देख सकते हैं और टीचर की एक्सेस बच्चों तक बहुत ईजी हो जाती है। लिहाजा यू शेप पोजीशन इज़ एन आइडियल पोजीशन जब व्हेन वी आर डीलिंग विद इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। और बिल्कुल उसके साथ एक और चीज़ का भी ध्यान में रखना है हमने कि उन बच्चे को हम अपने करीब बिठाएंगे, यानी मार्जिन पे बिठाएंगे जिनको के पास रेजिडुअल हेयरिंग है, और वो बच्चा जिसकी रेजिडुअल हेयरिंग नहीं है और कम है और हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसकी ज़्यादा है, ही कैन सिट राइट इन द सेंटर ऑफ दैट क्रेसेंट, यानी जो यू शेप थी उसके तकरीबन सेंटर में आप उसको बिठा दें, बिकॉज उसने तो आपको लिप रीड ही करना है। जबकि जिन बच्चों की रेजिडुअल हेयरिंग होगी वो कुछ ना कुछ तो आपको सुन पाएंगे, तो साउंड प्रेशर आपके करीब तरीन बच्चों के पास ज़्यादा जाएगा, लिहाजा दे कैन बेनिफिट आउट ऑफ द लिप रीडिंग एंड रेजिडुअल हेयरिंग एज वेल। So I'm hopeful that you have understood this lecture today, and if you have got any questions